नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से कवर कराई जा रही है। आज उसी कड़ी में बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारत में हरित क्रांति के महत्व का परीक्षण कीजिए। बिहार जैसे राज्यों में कहाँ तक सदाबहार क्रांति की आवश्यकता है। सदाबहार क्रांति, इसे भी हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ठीक है आंसर फ्रेमिंग करना है, उसके बाद से आंसर राइटिंग करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रो पार्ट में यहाँ पे शुरुआत करना है हरित क्रांति से। अब यहाँ पे हरित क्रांति के समय या फिर हरित क्रांति के पहले जो स्थिति थी, जो सिचुएशन थी भारत का, उसको आप दिखा सकते हैं। और फिर उसके बाद से हरित क्रांति जब आया तो फिर क्या परिवर्तन आया उसे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा जो पोर्शन है, यहाँ पे जिसे देख पा रहे हैं, हरित क्रांति के महत्व का परीक्षण कीजिए। तो अब हरित क्रांति के महत्व को जानने से पहले हरित क्रांति का जो गतिविधियाँ रहा है, आखिर हरित क्रांति में क्या क्या किया गया, उसको आपको बताना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप दोनों को शामिल कीजिए, हरित क्रांति की जो भी रणनीति है और जो भी उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या रहा है, यही एक क्वेश्चन का पहला पार्ट का मेन फ्रेम। अब यहाँ पे दूसरा जो पोर्शन पूछा जा रहा है, बिहार जैसे राज्यों में कहाँ तक सदाबहार क्रांति की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आवश्यकता है। बिहार में जो हरित क्रांति की जो आवश्यकता है, इसी की वजह से आपको इंडिकेट कर देना है कि बिहार में खासकर फसलों में अतिशय वृद्धि देखने के लिए मिली, चाहे वो चावल में हो, गेहूं में हो, मक्का में हो। और इसी की वजह से बिहार को कई सारा ठीक है पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इसमें आपको इंडिकेट करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगा हुआ है कि सदाबहार क्रांति की आवश्यकता है कि नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन अभी भी देखेंगे तो बिहार जैसे क्षेत्रों में सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि हरित क्रांति बिहार में क्यों उचित है, और उचित है तो उसमें यहाँ पे सुधार लाना भी ज़रूरी है। और उसके बाद से फाइनली एक छोटा सा निष्कर्ष, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल आप इस पे सुधार के रूप में ठीक है इंडिकेट कर सकते हैं कि अभी भी हरित क्रांति में बहुत सारी कमियां हैं। अगर इन सुधारों को अगर ठीक कर लिया जाए तो बिहार में खासकर पूर्वी भारत के राज्यों में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, जैसे कि पश्चिमी भारत के राज्यों में अच्छे तरीके से ये ठीक है कार्य किया या फिर बहुत अधिक सक्सेसफुल हुआ। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शुरुआत में परिचय के रूप में। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको शुरुआत करने का प्रयास करना है। जैसे अगर हम लोग देखें आज़ादी के बाद से सिचुएशन यहाँ पे क्या था, तो देखिए भारत की जो कृषि प्रणाली थी बेहद ही खराब हो चुकी थी। भारतीय कृषि प्रणाली बहुत ही कह सकते हैं कि खराब दौर से गुजर रही थी, खराब दौर से गुजर रही थी। अब इसके बहुत सारे फैक्टर थे, जैसे कि यहाँ पे नगद की कमी हो जाएगा। नगद की कमी, उतना पैसा था नहीं भारत के पास कि वो बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे कम उपज वाला कच्चा माल। यहाँ पे कच्चा माल, भारत के पास बहुत बड़ी मात्रा में मशीनरी जैसी गतिविधियाँ भी मौजूद नहीं थी। प्रौद्योगिकी की भारत में बहुत बड़ी कमी थी। प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की कमी तो थी ही शुरुआती तौर पे। अब इतना सारी समस्याएं यहाँ पे मौजूद था। तो अब इसी को आप कारण बना के आप समझ सकते हैं, यही था यहाँ पे कारण। और इन कारणों को ठीक करने के लिए, अर्थात इसमें सुधार लाने के लिए बहुत हद तक यहाँ पे हरित क्रांति ने इसे ठीक करने का प्रयास किया। हरित क्रांति ने इसे ठीक करने का प्रयास किया। लगभग 1967 में यहाँ पे लाया गया था MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में, और ये मोटा मोटी 78 के दौर तक चला। तो देख पा रहे हैं लगभग ये 9 से 10 सालों तक चला MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक जो क्रिया होती है शुरुआत के दौर पे बेहद ही देखिए मजबूत होना चाहिए। प्राइमरी एक्टिविटी अधिक होगी तभी जाके सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी को भी ये पूरी तरीके से मजबूत करेगी। तो भारत में देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी ही बहुत ही शुरुआती तौर पर कमज़ोर थी, तो बाकी का खराब होना स्वाभाविक था। अब इसी प्राइमरी एक्टिविटी को ठीक करने के लिए, प्राथमिक क्रियाकलाप को ठीक करने के लिए लाया गया हरित क्रांति। ठीक है, अब ये हरित क्रांति यहाँ पे लाया गया। तो इसमें क्या हुआ हरित क्रांति में, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए। उन्नत कृषि का बीज हाई सील्ड यील्ड जिसे बोला जाता है यहाँ पे, कि इसका यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा।
इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पे उर्वरक थे, उर्वरकों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा सिंचाई के साधन को अपनाया गया, बड़ी मात्रा में नहरों का जाल यहाँ पे खोदा गया। और इनका जो सबसे का बड़ा जो इम्पैक्ट जो पड़ा, ठीक है, तीनों का तीनों जो इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे, वो यहाँ पे हो गया प्रोडक्शन पे, अर्थात उत्पादन में यहाँ पे अतिशय वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। और फिर उसके बाद से भारत धीरे धीरे नकदी की कमी, कम उपज वाला कच्चा माल, मशीनरी, प्रौद्योगिकी, इसको भी ठीक करने का यहाँ पे प्रयास करने लगा। अब यही था, ठीक है, शुरुआती तौर पे आप इस तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। अब उसके बाद बताना है आपको कि हरित क्रांति की रणनीति क्या रही, आखिर इसको ठीक कैसे किया। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे, तो इसमें कुछ और भी फैक्टर है आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि खेतिहर भूमि में वृद्धि किया गया। खेतिहर भूमि में, ठीक है, वृद्धि किया गया, विस्तार किया गया। मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर भूमि का ये टुकड़ा है और इसमें काम करने वाला अगर 5 लोग हैं, अगर 5 लोग मिल के इस भूमि के टुकड़े से अगर यहाँ पे सपोज करिए कि, ठीक है, 100 किलो अगर यहाँ पे धान, ठीक है, गेहूँ अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कितना भी हाई सील्ड उन्नत बीज, उर्वरक, ठीक है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर ले और इसमें 10 लोगों को लगा देने से ये जो प्रोडक्शन है, ऐसा तो नहीं है कि 10 गुना 50 गुना अधिक हो जाएगी। कोई शेयर मार्केट नहीं है यहाँ पे। इसके लिए हर हाल में ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे भूमि का विस्तार किया जाए, भूमि का विस्तार किया जाए, और यही यहाँ पे किया गया। खेतिहर भूमि में यहाँ पे वृद्धि किया गया। दूसरा यहाँ पे फैक्टर अपनाया गया यहाँ पे डबल क्रॉपिंग, अर्थात एक ही साल में यहाँ पे कम से कम 2 फसलों को जरूर इसमें काटा गया, लगाया गया। आगे चल के इसी के तहत यहाँ पे फसल चक्रण की प्रक्रिया को भी अपनाया गया, फसल चक्रण की प्रक्रिया को भी अपनाया गया। और इसमें अभी मैंने बताया था आपको कि उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, उन्नत बीज का प्रयोग किया गया। अब इसके वजह से यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि हुई। उसके अलावा यहाँ पे अकार्बनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग किया गया। उन्नत कृषि यंत्रों का भी प्रयोग किया गया, उन्नत कृषि यंत्रों का भी प्रयोग किया गया। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे देसी फसलें थी उसमें यहाँ पे, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पे किया गया, अनुवांशिकी यहाँ पे सुधार भी किया गया। तो कुछ यही स्टेप था हरित क्रांति का। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके महत्व की कि क्या क्या इसका महत्व है। तो देखिए, यहाँ पे जो हरित क्रांति का जो कह सकते हैं कि जो प्रभाव है, आज भी लंबे समय तक आज भी मौजूद है, आज भी देखिए वर्तमान में मौजूद है। अगर नहीं होता तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य इतनी बड़ी मात्रा में अपने गेहूं का निर्यात यहाँ पे नहीं कर पाते। देखिए अभी रूस यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था तो कितना सावधानी बरता गया भारत सरकार के द्वारा कि भारत से गेहूं का निर्यात पे बहुत हद तक यहाँ पे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। तो बड़ी मात्रा में, ठीक है, बफर स्टॉक के रूप में भी वर्तमान में भारत में मौजूद है। उसके बाद से यहाँ पे अगर दूसरा फैक्टर की बात करें तो भारत को देखिए ये उस समय संक्रमण काल से मुक्ति कराया जब माना जाता है कि भारत की खासकर पूर्वी या फिर पश्चिमी बंदरगाहों का जो होता है ना गोदी बाढ़, उसकी मुंह हमेशा खुला रहता था, समुद्रों की तरफ देखता रहता था कि कोई आए भरा, ठीक है, जहाज लेके कोई देश भेज दे, गेहूँ भेज दे, चावल भेज दे। तो भारत खाद्यान्न मामले में बिल्कुल भी यहाँ पे आत्मनिर्भर नहीं था। तो यही था कि संक्रमण दौर से भारत ने इस हरित क्रांति के दौर में अपने आप को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बना लिया, इंडिपेंडेंट यहाँ पे बना लिया, आत्मनिर्भर बना लिया, अर्थात भारत को उस संक्रमण काल से मुक्ति मिली। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे महत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको 2 चीज़ों को इंडिकेट करना है, ठीक है, 2 चीज़ों को इंडिकेट यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे मतलब हमेशा आपको पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट पे आपको दिखाते ही यहाँ पे चलना है। वर्तमान में अगर देखेंगे और इसका सकारात्मक प्रभाव, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी है और आज हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो थोड़ा चेक एंड बैलेंस करके आपको आंसर राइटिंग करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव की। इसकी जो भी अच्छी बातें सबसे पहले उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर करके बनाता हूँ, ठीक है। नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, और खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हुआ, जैसे कि अतिशय जो वृद्धि हुआ गेहूं और चावल में,
गेहूं और चावल में, ठीक है। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इसके अलावा पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ भी इसका अच्छा खासा, ठीक है, प्रभाव पड़ा ही पड़ा। गेहूं और चावल में देखेंगे यहाँ पे तो प्रति हेक्टेयर में अच्छी खासी इसमें वृद्धि देखी गई। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो सिंचाई का, ठीक है, सिंचाई का, इसके अलावा बहुफसली सुविधा का भी विस्तार किया गया। बहुफसली सुविधा का भी विस्तार किया गया और इन सबका जो, ठीक है, इम्पैक्ट है बाकी अन्य फसलों में भी पड़ा, अन्य फसलों में भी पड़ा। जैसे कि अन्य फसल में कुछ नकदी फसलों का मैं चर्चा कर रहा हूँ, कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, इसी को नकदी फसल या पूंजीवादी फसल के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गेहूं चावल यहाँ के, ठीक है, खाद्यान्न फसल के रूप में मौजूद है। अब उसका जो इम्पेक्ट है यहाँ पे जो कमर्शियल फसल है यहाँ पे भी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा इसका प्रमुख यहाँ पे सकारात्मक तौर पे आप समझ सकते हैं, खाद्यान्न आयात में कमी। अभी मैंने जहाज़ों को लेके एग्जांपल दिया हुआ था भारत के संदर्भ में, तो अब वो सिचुएशन से भारत बाहर निकल गया। खाद्यान्न आयात में कमी हुआ यहाँ पे, भारत खुद से ही यहाँ पे बहुत सारा जो बफर स्टॉक होता है ना, अकाल वगैरह के समय में यहाँ पे, ठीक है, उसका उपयोग किया जा सके, तो स्टॉक बहुत बड़े मात्रा में बनाया। निर्यात को अब यहाँ पे भारत निर्यात करने वाले कृषि जो सामग्री था, ठीक है, एक निर्यातीकरण के रूप में एक नया देश के रूप में उभरता हुआ नजर आया। तीसरा हम लोग बात करें यहाँ पे किसानों को, देखिए यहाँ पे लाभ हुआ, किसानों को लाभ हुआ ही हुआ। किसानों को लाभ हुआ, ठीक है, कैसे हुआ है तो देखिए यहाँ पे कृषि की बड़ी मात्रा में, ठीक है, वृद्धि हुई। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखिए जब भी यहाँ पे प्रोडक्शन अधिक होगा तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कि आय की मात्रा में भी वृद्धि होगी। अब आय की मात्रा में वृद्धि हो रही है, कृषि यहाँ पे अधिक हो रही है, तो यहाँ पे भी स्वाभाविक सी बात है कि अधिशेष बचने लगेगा। अब यही अधिशेष है, गैर कृषि कर्मों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत सारे सपोज करिए कि एक ही फैमिली में लोग हैं, अगर लगता है कि दो ही लोग मिलके अगर कृषि में अधिशेष अगर जनरेट कर ले रहे हैं, तो बाकी जो अगर 2-3 लोग और उस फैमिली में मौजूद है तो वे अलग अलग काम करेंगे। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हो गया, फिर अब ठीक है वो जाके श्रम में जाके यहाँ पे अपना भागीदारी निभाएंगे। तो आपको समझना है जब ये अधिशेष यहाँ पे होगा तो इसका एक पहलू ये भी होता है कि दोबारा निवेश किया जाए। कृषि में थोड़ा सा हमने निवेश किया तो इतना फ़ायदा हुआ, तो दोबारा इसमें निवेश किया जाए। अब दोबारा निवेश ये लोग कैसे करेंगे, तो जिसके वजह से इनको फ़ायदा हुआ, जैसे कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करेंगे, अच्छी खासी जो उर्वरक होती है जैसे नीम कोटेड यूरिया वगैरह भी वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। एनपीके को बैलेंस करने के लिए मार्केट में कितनी सारी खादें मौजूद हैं, उसको यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा मशीन, क्योंकि मशीनीकृत खेती भी तो बहुत मायने रखती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये सब चीज़ों का प्रयोग करने लगेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसलों तक सीमित नहीं रहेंगे, ये यहाँ पे वाणिज्यिक फसलों तक, पूंजीवादी फसलों तक अपना पैर पसारने की यहाँ पे कोशिश भी करेंगे, अर्थात पूंजीवादी खेती को भी बढ़ावा देंगे। अब सपोज करिए उन्नत किस्म के बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, मशीन चाहिए, तो अब यहाँ पे जो औद्योगिकरण के स्तर पे भी वृद्धि होगी, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा इसी औद्योगिक स्तर में ही यहाँ पे जाके होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये लोग बिल्कुल ही डिमांड के अनुकूल, ठीक है, चीज़ों को बनाएंगे। जैसे मशीनीकृत हो गया। एक बार यूपीएससी में बड़ा ही यहाँ पे शानदार प्रश्न पूछ दिया गया था कि भारतीय जो मानसून है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित करती है, और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था ट्रैक्टर के उत्पादन में यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब सोच पा रहे हैं, अब थोड़ा सा आपको लिंक करेंगे तो आसानी से इसे प्रश्नों का रिजॉल्व कर लेंगे यहाँ पे कि अगर मानसून अच्छा होगा तो किसानों के पास आय अच्छी होगी तो वे मशीनों को खरीदने में भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ट्रैक्टर के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जो भी औद्योगिकरण स्तर के यहाँ पे, ठीक है, मशीनीकरण को बढ़ावा देने वाली जो भी कंपनियां हैं यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह बनाएगी, किसान ट्रैक्टर बड़ी मात्रा में खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मानसून बहुत अच्छा हुआ है उस साल। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आपको लिंक करना है। ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के साथ अब जितना भी कृषि उपकरण है यहाँ पे ट्रैक्टर हो जाएगा, हार्वेस्टर हो जाएगा,
डीजल इंजन हो जाएगा, डीजल इंजन। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर्स, पंप सेट, ठीक है। ऐसे आपको, ठीक है, कुछ एग्जांपल के माध्यम से बता देना है कि इसमें भी वृद्धि देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके साथ साथ कृषि उद्योगों का भी विस्तार होगा, कृषि उद्योगों का विस्तार होगा। कच्चा माल चूँकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, अब चावल की इतनी सारी वैरायटी मौजूद है कि मार्केट में इसको सप्लाई किया जा सकता है, बाहर यूरोपीय जैसे देशों में वहाँ पे भेजा जा सकता है। कृषि में भी इतनी सारी वैरायटी है, यहाँ पे कपास है, गन्ना है, जूट है, तो यहाँ पे इसका भी तो कच्चे माल के रूप में कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है, औद्योगिक स्तर में जाके इसका, ठीक है, रूप परिवर्तन करके मार्केट में बेचा जा सकता है। तो ऐसे आपको इंडिकेट करके बताना है सकारात्मक प्रभाव के रूप में। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसका नकारात्मक प्रभाव। तभी तो हमने अच्छी अच्छी बातें देख ली, अब थोड़ा सा, ठीक है, इसका दूसरा साइड भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अभी देखिए वर्तमान में जो सबसे अधिक सक्सेसफुल हुआ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में, तो वहाँ पे देखेंगे वर्तमान में कीटनाशक दवाइयों का जो इतना प्रभाव बढ़ गया है कि वहाँ की मिट्टी ही अब बहुत हद तक यहाँ पे बेकार हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, पहले जैसा प्रोडक्शन भी अब नहीं रहा। तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा कीटनाशक कीटनाशक दवाओं का, ठीक है, दबाव नहीं होगा, कीटनाशक दवाओं का बढ़ता प्रयोग और इतना अधिक हो गया है कि भारत को अगर देखा जाए तो एशिया में नंबर 1 कंट्री है इसका प्रयोग करने वाला। सोचिए, एशिया में शीर्ष, समझ रहे हैं ना, एशिया में शीर्ष मतलब उत्पादक देश के रूप में यहाँ पे भारत मौजूद है, खासकर कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के लेके, उसके उत्पादन को भी लेके। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर हो सकता है, जैसे कि फसलों का उत्पादन असंतुलित हो गया है, फसलों का उत्पादन असंतुलित हो गया है, असंतुलित। एक जो चैन था पहले बना हुआ था वो कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि कीटों का हमला होते रहता है, कीटों का हमला होते रहता है। अब यही तो नियम है ना कि शुरुआती तौर पे देखिए जो भी कीट होते हैं, अगर, ठीक है, उन कीटों के अंदर वो एंटीबॉडी डेवलप नहीं होता है तो अब थोड़े बड़े खतरनाक, माने हल्के फुल्के खतरनाक बना के भी आप उनको भगा सकते हैं। एक बार किसी भी कीट के अंदर वो एंटीबॉडी डेवलप हो जाए तो उससे भी खतरनाक कीट बनाने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कीटों का हमला हो रहा है। अब इसको ख़त्म करने के लिए फिर से मजबूत कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता होगी, मजबूत कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता होगी, कॉस्ट इसका बढ़ जाएगा, फसलों में भी ये नकारात्मक इफेक्ट डालेगा। और यही कारण है कि वर्तमान में बहुत सारे यूरोपीय जो देश हैं भारत से कृषि सामग्रियों को, ठीक है, लेने से भी मना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका नकारात्मक स्तर में दिखाई दे रहा है। इसके वजह से यहाँ पे खाद्य श्रृंखला जो है पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी, खाद्य श्रृंखला बाधित हो जाएगी। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव में पानी की खपत में वृद्धि, पानी की खपत में वृद्धि। अब यहाँ पे जिस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाई की वजह से यहाँ पे जैसे जैसे उन्नत किस्म के यहाँ पे बीजों को लाया गया, ये सब ऐसे बीज थे यहाँ पे, अगर इसको, ठीक है, बड़े मात्रा में प्रोडक्शन अगर चाहिए तो यहाँ पे पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती थी। अब इसके लिए यहाँ पे नहर प्रणाली का विकसित किया गया, नहर प्रणाली का विकास किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भूमिगत जो जल है जिसे स्वच्छ जल का भंडार के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में आपको जान के बहुत ही अतिशयोक्ति होगा कि भारत में सबसे अधिक जो स्वच्छ जल का जो प्रयोग होता है वो कृषि गतिविधियों में होता है, जो कि यहाँ पे किसानों के द्वारा पंप सेट के माध्यम से निकाला जाता है। तो स्वच्छ जल, ध्यान रखिएगा, स्वच्छ जल का जो प्रयोग, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे भूजल स्तर में बड़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है, भूजल स्तर में बड़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ और भी फैक्टर हो सकता है, जैसे कि वायु प्रदूषण को लेके आए दिन पंजाब में आप लोग देखते होंगे, जहाँ की, ठीक है, पंजाब जहाँ पे हरित क्रांति की, कह सकते हैं कि मेन, समझ रहे हैं ना, हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है पंजाब को, हरित क्रांति के रूप में, ठीक है, हृदय भूमि, यहीं पे सबसे अधिक सक्सेसफुल हुआ जाना जाता है। आप वहाँ पे देखते होंगे खासकर ठंडी वगैरह के दिनों में जब पराली जलाया जाता है, चूँकि एक बार, ठीक है,
दोबारा अगर फसलों को अगर रोपना हो तो पराली को जलाना ज़रूरी है, तभी तो जाके वेस्ट जो है मैनेजमेंट यहाँ पे हो पाएगा, तो उसको जला दिया जाता है। तो पराली जलाने से कितना बड़ा वायु प्रदूषण होता है, उसका इम्पैक्ट दिल्ली तक आता है, आसपास के राज्यों तक यहाँ पे फैलता हुआ दिखाई देता है। समस्या होता है। दूसरी तरफ अगर इसको पराली को जलाया जा रहा है तो मृदा देखिए यहाँ पे, मृदा और फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उतना टेम्परेचर में मृदा के ऊपर जो ह्यूमस वगैरह होती है, ऊपर की जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मिट्टी धीरे धीरे, मिट्टी में ठीक है पोषक तत्वों की यहाँ पे समाप्ति होने लगती है, पोषक तत्वों की समाप्ति होने लगती है, और जिसके वजह से मिट्टी की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन, मिट्टी की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन यहाँ पे ख़राब ही हो रही है, ख़राब ही हो रही है। और इसका इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है अभी, तो देखिए जैसे शुरुआती तौर पे हरित क्रांति की वजह से इन सारे क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए यहाँ पे वृद्धि हुई, लेकिन अभी देखेंगे यहाँ पे तो चावल वगैरह में देखेंगे तो लगभग 1995 से ठीक है लगभग 1.3% की यहाँ पे कमी हो चुकी है, अर्थात पहले जैसा प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। गेहूं में भी वही हाल है। इसके अलावा कुछ और नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जैसे कि स्वदेशी किस्म के फसलों का लुप्त होना। जैसे कि ठीक है देखा जाए चावल का, तो माना जाता है चावल की 1 लाख किस्म पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, अर्थात कुछ ही चावलों को मोटिवेट किया गया, प्रोत्साहित किया गया जिसमें प्रोडक्शन अधिक मिला। इसकी जगह बहुत सारे संकर फसलों ने ले ली, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड होता है, जैसे कि गेहूं, चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, इसको बड़े स्तर पे बढ़ावा दिया गया। वहीं पुराना जो बाजरा, जौ, मूंगफली जैसे फसलों को पूरी तरीके से गर्त में डाल दिया गया। तो ये कुछ ठीक है नकारात्मक इम्पैक्ट था जिसको आपको दिखा देना है। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में हरित क्रांति। तो देखिए बिहार में जो हरित क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो हरित क्रांति को देखिए यहाँ पे पूर्वी भारत में ले जाने का कार्य किया गया। हरित क्रांति को पूर्वी भारत में ले जाने का कार्य किया गया, क्योंकि पूर्वी भारत में हम लोग बात करें बिहार की, बंगाल की, तो ये ठीक वैसे ही ये भी एरिया है जैसे कि आपको पश्चिमी भारत में हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा के साथ साथ पंजाब हो जाएगा, जहाँ पे सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं। बिहार में भी खासकर उत्तरी बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में सिंचाई के साधन है, बंगाल में भी पूरा पूरा सिंचाई का साधन है। तो यहाँ पे भी कोशिश किया गया कि बड़ी मात्रा में यहाँ पे भी प्रोडक्शन को ठीक है करवाया जाए, हुकवाया जाए। तो हरित क्रांति को पूर्वी भारत में ले जाया गया और यहीं पे बिहार भी स्थित है, ध्यान रखिएगा बिहार भी स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में पूर्वी भारत में ठीक है बिहार को ही यहाँ पे टारगेट किया गया, बिहार को ही चुना गया और बिहार को इससे फ़ायदा भी मिला। प्रति हेक्टेयर में जब बिहार में अपनाया गया हरित क्रांति को तो प्रति हेक्टेयर में वृद्धि हुई, लगभग 1.3 टन पहले होता था, अब यहाँ पे हरित क्रांति को अपनाने से 2.5 टन के आसपास, 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि यहाँ पे होने लगी। और यही कारण है कि भारत को कई सारा, मैंने शुरुआती में इससे चर्चा भी किया हुआ था कि कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला। अभी तक भारत को 5 बार ये पुरस्कार यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि चावल के लिए 2011-12 मिला, चावल के लिए 2011-12 में। दूसरी बार मिला यहाँ पे गेहूं के लिए, बिहार को गेहूं के लिए 2012-13 में। वहीं तीसरी बार मिला यहाँ पे मक्का के लिए, ध्यान रखिएगा मक्का के लिए, ठीक है 2015-16 में, और मक्का के लिए 2 बार मिला 2016 से 17 में, ठीक है तो 4 बार हो गया। और 5वीं बार फिर से मिला बिहार में, ठीक है गेहूं के लिए 2019 में मिला, 2019 में मिला। तो इसके पीछे का जो ठीक है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कहीं न कहीं बिहार में हरित क्रांति, जिसे सदाबहार क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में इसने क्या किया तो आपको समझना होगा, ठीक है किसने भी बिहार में खाद्य सुरक्षा को यहाँ पे सिक्योर किया, क्योंकि बिहार में देखेंगे तो एक बड़ी जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, ग्रामीण जनसंख्या ही निवास करती है, ठीक है। और ग्रामीणों में भी इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है। हालांकि आपको ठीक है इसका दूसरा पहलू भी दिखाना है कि देखिए लगातार जो है कृषि में तो वृद्धि नहीं होगा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पंजाब वगैरह में थोड़ा आपको ठीक है कमी हुआ ही हुआ है, ठीक वैसे आपको बिहार के संदर्भ में यहाँ पे बताना है, ठीक है बिहार के संदर्भ में आपको बताना है यहाँ पे
कि बिहार जो है देखिए यहाँ पे लगातार देखा जाए तो बिहार में भी जो लगातार है जो कृषि गतिविधियों में ठीक है थोड़ी कमी देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है। ठीक है, इसके कई सारे फैक्टर यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ फैक्टर की बात करें तो मिट्टी की गुणवत्ता की बात कर लें, मिट्टी की गुणवत्ता की बात कर लें, भरपूर पानी आपको मिलने देखने के लिए मिल जाएगा बिहार में। श्रम हो जाएगा, फिर जलवायु हो जाएगा, धूप हो जाएगा, इतना सब चीज़ होने के बाद भी कहीं न कहीं यहाँ पे एक हरित क्रांति का एक नकारात्मक असर भी बिहार में भी देखने के लिए मिल रहा है। अब ये वही सर नकारात्मक असर है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसको आप ठीक है शॉर्ट तरीके में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। हालांकि हरित क्रांति में ऐसा तो कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि वृद्धि नहीं हुआ है, वृद्धि हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कहीं न कहीं जो इसका जो इम्पैक्ट है वो नकारात्मक की तरफ आपको थोड़ा सा इंडिकेट करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि हरित क्रांति क्यों उचित है या फिर उसमें सुधार क्या लाया जा सकता है। देखिए, अगर हरित क्रांति अगर नहीं होती तो भारत की जनसंख्या भी इतनी तेज़ी से शायद ग्रोथ नहीं कर पाती, और ग्रोथ कर भी जाती। आज देखिए हम लोग विश्व पे नंबर 1 है जनसंख्या के मामले में, चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो अगर जनसंख्या में हम लोग नंबर 1 हैं यहाँ पे, और हरित क्रांति अगर नहीं होती तो सोचिए कितने लोग यहाँ पे भूखे मरे जाते। अभी भी गरीबी रेखा से नीचे, अगर मैंने बताया था आपको कि भारत में 240 मिलियन से अधिक जो लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं, पूर्ण गरीब के रूप में मौजूद है। तो कहीं न कहीं इस बातों को आपको समझना होगा, हरित क्रांति क्यों उचित है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ पे कृषि, कृषि ठीक है, जहाँ पे देखा जाए तो कृषि करता कौन है, अधिकांश जो गरीब लोग हैं, अधिकांश जो गरीब लोग हैं वही लोग यहाँ पे कृषि करते हैं यहाँ पे। और इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी की सॉरी गरीबी को कम करने के लिए कृषि आय को बढ़ाना ज़रूरी है, कृषि आय को बढ़ाना ज़रूरी है। और अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है इसमें ठीक है कई सारा उनका जो नारा है किसानों की आय को दोगुनी करना है। अब तो इस समय बताएगा कि वो कितना सही होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ठीक है थोड़ा बहुत कार्य करते हुए नज़र आ रही है। दूसरे हम लोग बात करें यहाँ पे भूमि पर जनसंख्या का दबाव, भूमि पर जनसंख्या का दबाव। अब यहाँ पे जब भूमि पर जनसंख्या का दबाव होगा तो यही कहावत है ना, मतलब ठीक है मैक्सिमम वर्क मिनिमम फ्रिक्शन, ये वही वाला काम है यहाँ पे कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव है, भूमि विस्तार हो नहीं सकता है इतना तेज़ी से, इतनी बड़ी जनसंख्या भारत में। यही तो भारत के साथ नाइंसाफ़ी है। देखिए विश्व में भारत मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी पीछे है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से आगे है। तो प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या भी भारत में काफ़ी यहाँ पे अधिक है। तो उसका सीधे सीधे जो नकारात्मक इफेक्ट इसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। अर्थात यहाँ जो उद्देश्य यहाँ पे होगा हर हाल में किसी भी तरह से उत्पादन को अधिक से अधिक यहाँ पे बढ़ाया जाए। तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान के द्वारा, खाद्य नीति अनुसंधान के द्वारा एक यहाँ पे रिसर्च करवाया गया बिहार जैसे क्षेत्रों के लिए। और उसमें एक बड़ी खास बात निकल के आई कि अभी भी यहाँ पे 30 साल पुरानी पद्धति को लोग अपना रहे हैं। और 30 साल पुरानी पद्धति को यहाँ पे अपनाने का मतलब है कि यहाँ पे जितना प्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए, उपज जितनी यहाँ पे होना चाहिए वो उपज नहीं हो पा रही है, उपज उतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो पा रही है, काफ़ी कम हो पा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरी होगा ठीक है कि जो भी पुरानी जो प्रक्रिया है उसको हटाया जाए। जैसे कि यहाँ पे रिसर्च में कुछ बातें आया कि यहाँ पे तकनीक का अभाव है, तकनीक का पूरी तरीके से अभाव है, संसाधनों की अनुपलब्धता है, कृषि के लिए जो संसाधन चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्धता है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे ठीक करने की यहाँ पे ज़रूरत है। सोचिए 30 साल पुराना कृषि पैटर्न और वर्तमान में हम लोग यहाँ किसकी बात करते हैं, किससे तुलना के लिए, इजरायली कृषि से हम लोग तुलना करते हैं। तो देखिए काफ़ी स्थिति तो ठीक है अच्छी नहीं है उसके कंपेरिजन में। और ख़ासकर बिहार जैसे क्षेत्रों में जहाँ मैंने अभी आपको दिखाया कि भूमि उर्वर है,
पानी की भरपूर मात्रा है, श्रम है यहाँ पे, धूप अच्छी खासी है जो कि कृषि के लिए बिल्कुल अनुकूल स्थिति है। तो उस मामले में भी देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन अधिक होना चाहिए, लेकिन कृषि का जो हमारा परंपरागत जो ढांचा है यही नहीं टूट रहा है। इसमें यहाँ पे नवीनीकरण करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो इसके साथ साथ कृषि क्षेत्रों में विविधता करना चाहिए। विविधता अर्थात सारे के सारे लोग कृषि ही नहीं करें यहाँ पे, प्राथमिक क्रियाकलाप में यहाँ पे जो भी है, जैसे कि पश्चिम भारत में देखने के लिए मिलता है, डेयरी फार्मिंग हो गया, डेयरी हो जाएगा, बागवानी कृषि हो जाएगा, जैसे बिहार के पूर्वी भागों में बहुत बड़ा मात्रा में इसका अपॉर्चुनिटी भी है। मत्स्य पालन हो जाएगा, तब जाके किसानों की आयु अच्छी खासी यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा सुधारों में कुछ और बातों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी हो जाता है बाज़ार। ध्यान रखिएगा, बाज़ार की अनुपलब्धता की वजह से बिहार में आप लोगों को एक चीज़ जब हमेशा सुनने के लिए मिलेगा कि जब भी प्रोडक्शन अधिक होता है, किसी खास सीजन में फसल अधिक होता है, तो किसान औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर यहाँ पे हो जाते हैं। एमएसपी जो है यहाँ पे कुछ फसलों के लिए लाया गया है, एमएसपी भी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस भी किसानों को मिल नहीं पाता है। और यही चीज़ देखिए यहाँ पे खासकर जो पंजाब हरियाणा में सही तरीके से फंक्शन कर रहा है, नीतियाँ अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यही सारी चीज़ें आपको, ठीक है, बिहार के संदर्भ में भी बताने की कोशिश करनी है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में फाइनली आपको बताना है निष्कर्ष में आपको राय ही देना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हरित क्रांति को ठीक से लागू करना है, हरित क्रांति को सही से लागू करना है, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को चुस्त दुरुस्त करना होगा। देख पा रहे हैं जो यूरोप में किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है, कितने टेक्नोलॉजी का वे लोग प्रयोग करते हैं। सरकारी नीति को सही रूप से इम्प्लीमेंट करना होगा। जो भी सरकारी नीति आ रही है, ठीक है, अभी भी एक किसानों में या फिर कृषि गतिविधियों में बहुत सारा लीकेज देखने के लिए मिलेगा। बुनियादी संरचना को ठीक करना पड़ेगा। बुनियादी संरचना को ठीक करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, दिखाना पड़ेगा। बिजली की सुविधा हो गया या फिर खेतों तक, ठीक है, जो रोड वगैरह की सुविधा हो गया, पंजाब हरियाणा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अभी भी बिहार यूपी में आपको बहुत ये सब चीज़, ठीक है, इसकी कमी दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पे संस्थागत जो ढांचा है ये सही तरीके से फंक्शन करे, ठीक है। जैसे कि अगर एमएसपी ही गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है तो इनके द्वारा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, किसानों तक उस लाभ को पहुँचाया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे आप, ठीक है, राय मशवरा यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे खाद प्रसंस्करण, जल प्रबंधन, जैविक खेती, अभी ये बहुत तेज़ी से इसका अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चांसेस है कि ये फल फूल सकता है। जैविक खेती, भूमि रिकॉर्ड में बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि तेज़ी से यहाँ पे आधुनिक प्रणाली को लाया जाए, जो कि अभी भी देखेंगे बिहार वगैरह में। तो भूमि विवाद का बहुत बड़ा जो कारण होता है भूमि रिकॉर्ड, ठीक है, सही तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से कई सारे किसान आपस में, ठीक है, मतलब इतना खूंखार हो जाते हैं कि हत्या तक वे उतर जाते हैं, हत्या भी हो जाती है। तो समस्या यहाँ पे होती ही होती है। और इसमें एक पॉइंट और जोड़ देना है कि किसानों को बेहतर लाभ देने के लिए उनका जो उपज का बेहतर कीमत मिल सके, क्योंकि किसान देखिए पा रहे हैं यहाँ पे 24/7 की ड्यूटी होती है उनका, सालों भर इतना मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के बाद भी किसानों का सिर्फ और सिर्फ पेट भर पाता है। अभी उनको बच्चे को पढ़ाना है, मतलब शादी करना है बाल बच्चों का, तो फिर वहीं एक कर्ज के दुष्चक्र में जाके फंस जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी जाके बिहार में या फिर पूरे भारत में किसानों की स्थिति अच्छी हो सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। अपना फीडबैक आप लोग देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।